हाँ, इट इम्प्लाइज दैट ये जो ए बी लेंथ है ये एक तरह से कॉर्ड हो गई, और ये बी सी कॉर्ड हो गई, और ये ए सी कॉर्ड हो गई। तो जो भी आर्क अगर इक्वल दे रखी है, ये बोला है कि तीनों के तीनों इक्वल डिस्टेंसेस पर बैठे हैं, तो अगर आर्क्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंगली जो कॉर्ड्स हैं वो भी इक्वल हैं। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। एक तो ये चीज है। अब वो पूछ रहे हैं कि आपको ये जो कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड की लेंथ बतानी है। आपको ये बताना है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बतानी है। तो आप ये समझो कि यहाँ पर वो एक टॉय टेलीफोन लेकर बैठा है, एक टॉय टेलीफोन यहाँ पर, तो दोनों के बीच में क्या है, स्ट्रिंग ही तो है, वो धागा ही तो है। तो वो बताना है आपको। ठीक है। तो हमने क्या करा था कि यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करा था ऐसे, इसको मैंने बोल दिया था बेटा डी। यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करा था, इसको बोल दिया था ई। और यहाँ से सी से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करा था, इसको बोल दिया था एफ। और ये जो तीनों ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर मिलते हैं, इनको हम बोल देते हैं जी। क्या होता है ये, कुछ कहते हैं इसको, कुछ नाम होता है इसका, सेंट्रॉइड बोलते हैं। देखिए ये जो एडी है ये मीडियन है। मीडियन मतलब जो सामने वाली साइड को 50-50 में बाइसेक्ट करता है। ठीक है। क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जो मीडियन है वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, ये जरूरी नहीं होता। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि जो ये ऑल्टीट्यूड है यही मीडियन की तरह काम करता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। समझ रहे हैं। तो ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि जहां पर गिरे, जहां पर ड्रॉप हो, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। ठीक है। मीडियन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर दे, मतलब डिवाइड कर दे बराबर बराबर में। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड ही मीडियन है, मीडियन ही ऑल्टीट्यूड है। ठीक है। और तीनों मीडियंस जहां पर मिलते हैं, किसी भी ट्राइंगल के तीनों मीडियंस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इसको 10th क्लास में करेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, मैं सबसे पहले ये कहने वाला हूं कि अगर इसकी पूरे की लेंथ x है तो बेटा ये x/2 हो गया बी डी, और ये डी सी जो है ये भी x/2 हो गया। क्लियर है। क्योंकि ये जो ऑल्टीट्यूड होता है ये सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, तो अगर पूरे की लेंथ मैंने x मानी है तो आधा ये हो गया x/2 और आधा ये हो गया x/2। समझ गए कि नहीं। यहां पर आप लिख लीजिएगा कि ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल triangle and altitude of an altitude of an equilateral triangle acts as its median to। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड मीडियन का काम करता है। मीडियन का मतलब क्या है, जो सामने वाली साइड को, जिस साइड पर वो गिर रहा है, ड्रॉप हो रहा है, उसको बराबर बराबर में डिवाइड कर दे। तो इसकी पूरे की लेंथ x है, तो x/2 ये हो गया, x/2 ये हो गया। अब मैं कहूंगा इन ट्राइंगल ए डी बी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए डी बी। एडीबी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब ये जो ए डी है ना, इस ए डी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए जी प्लस जी डी, ऐसे कहा जा सकता है। ए जी प्लस जी डी का होल स्क्वायर प्लस
ये बी डी कितना है, x/2, x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग x। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये भी साइड x है और ये BC जो है ये भी x है और AC जो है ये भी x है। यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, बल्कि एक काम करिए, जैसे AG प्लस GD लिखा है, AG प्लस GD ना लिखकर इसको AD ही लिखो, अभी सिर्फ AD लिखें, उससे हमारा एक फायदा होगा, अभी देखिएगा, इसको AD स्क्वायर ही रहने दो, AD स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। x/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, न्यूमरेटर में x है तो x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर बाई 4 को उधर ले जाओ, AD स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 4। ये बताइए समझ गए कि नहीं, AD स्क्वायर की वैल्यू समझ में आ गई, नहीं आई? आप ये देखो कि ट्राइंगल ADB में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो ट्राइंगल ADB में ये तो परपेंडिकुलर हो गया AD स्क्वायर, ठीक है, और BD क्या हो गया, बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर यानी कि AD का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज AB का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये जो तीनों साइड्स हैं, ये AB ये भी पूरा का पूरा x है, AC ये भी पूरा का पूरा x है और BC भी पूरा का पूरा x है, तो मैं ये कहूंगा AD स्क्वायर को तो मैंने AD स्क्वायर ही रहने दिया, और ये जो BD है ये क्या है, BC का आधा, तो पूरी लेंथ x है तो ये आधा कितना हो गया, x/2, ठीक है। तो AD स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB क्या है, पूरा का पूरा x, तो x का स्क्वायर x/2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ऊपर न्यूमरेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बाई 4 ये प्लस का है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो बेटा ये क्या है, डिनोमिनेटर में 1, 1 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाए, 4 1 4 जा 4, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो 4 है ही तो न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर क्या हो गया, 3x स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब जब स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये AD स्क्वायर है तो ये तो रह गया AD, और 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, √3, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा x, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, तो AD की वैल्यू हो गई √3x अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर, AD की वैल्यू √3x अपॉन 2। उसके बाद नोट करके लिखेंगे, इधर ही लिखवा रहा हूं, द पॉइंट इन अ triangle, the point in a triangle where all the medians intersect is called centroid, and for a circumcircle, circle, centroid acts as the center of the circle. Acts as the center of the circle. तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो सेंट्रॉइड है ये इस सर्कल के सेंटर की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहां से लेकर और यहां तक G जो है ये इस पूरे के पूरे सर्कल का सेंटर हो गया,
तो जी से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है ये भी स्मॉल आर हो गया, जी से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है ये भी स्मॉल आर रेडियस, और जी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है ये भी स्मॉल आर रेडियस हो गया। दोबारा बताता हूँ, सर्कम सर्कल का मतलब क्या होता है, हो सकता है ये टर्म आप लोगों के लिए नहीं हो। कोई भी फिगर है, अगर उस फिगर के बाहर सर्कल बनता है तो हम उसको बोल देते हैं सर्कम सर्कल। कोई भी फिगर है, अगर उसके अंदर सर्कल बनता है तो हम उसको बोल देते हैं इन सर्कल। तो दो तरीके के सर्कल, एक सर्कल क्या है कि किसी भी फिगर के बाहर बनने वाले को बोलेंगे सर्कम सर्कल, और किसी भी फिगर के अंदर बनने वाले को बोलेंगे इन सर्कल। ठीक है, समझ गए कि नहीं? जहां पर तीनों मीडियन AD, BE और CF तीनों मिलेंगे वो कहलाएगा सेंट्रॉइड। तो ये क्या होगा, ये इस सर्कल का भी सेंटर होगा, और सॉरी ट्राइंगल का भी सेंटर होगा। और अगर इस ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक, उसको सर्कम सर्कल कब बोला जाएगा ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि ये इधर ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के बाहर इधर सर्कल बन रहा है तो वो उसका सर्कम सर्कल होगा, नहीं। वो सर्कल ऐसा होना चाहिए कि वो ट्राइंगल के तीनों जो वर्टिसेस हैं उनको टच करते हुए बने, तो उसको बोलेंगे सर्कम सर्कल। क्लियर है? तो जो सेंट्रॉइड होता है वो उस सर्कल के सेंटर की तरह बिहेव करता है। तो सेंटर से अगर सर्कल के एंड पॉइंट को टच करते हैं तो वो क्या होता है, रेडियस ही तो होता है। तो जी से लेकर बी तक रेडियस, जी से लेकर सी तक अगेन रेडियस, और जी से लेकर ए तक अगेन रेडियस। तो ये सारे रेडियस ही तो है। और इन्होंने बोला है कि ये एक सर्कुलर पार्क में बैठे हुए हैं, अंकुर सैयद डेविड खेल रहे हैं बैठकर, 20 मीटर इसका रेडियस है, तो आर दे रखा है 20 मीटर। गिवन आर इज इक्वल टू 20 मीटर, रेडियस 20 मीटर दे रखा है, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो एडी हमने निकाला है ना, एडी इज इक्वल टू, एडी किसके बराबर है, एजी प्लस जीडी। जो मैंने पहले यहां पर लिखा था वो अब लिख रहा हूँ, एडी इज इक्वल टू एजी प्लस जीडी। अब ये जो पूरी लेंथ है एडी, ये हम निकाल चुके हैं, कितनी है, √3x/2, √3x/2 इज इक्वल टू एजी। एजी क्या है, ए से लेकर जी तक कितना है, रेडियस है आर, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपली स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर हो गया। एजी की जगह लिख देंगे स्मॉल आर। और भाई जीडी नहीं पता मेरे को कितना है, तो जीडी कैसे निकलेगा, ये स्मॉल आर इधर चला जाएगा, √3x/2 माइनस आर इज इक्वल टू जीडी, और पलट कर लिख दो, जीडी इज इक्वल टू √3x/2 माइनस आर, आर की जगह क्या लिखेंगे, 20। तो ये जीडी की वैल्यू आ गई। अब क्या करें, ये जीडी निकाला क्यों है, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक और ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल जी डी बी। तो मैं कहूंगा इन नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल जी डी बी, इन ट्राइंगल जीडीबी। जब जीडीबी में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, जीडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, जीडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीजी स्क्वायर। जीडी क्या है, √3x/2 माइनस 20, √3x/2 माइनस 20, ये तो हो गया जीडी, और इसका क्या है स्क्वायर, प्लस बीडी। बीडी कितना है पहले ही देख चुके हैं, x/2 है ना, तो x/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बीजी। बीजी क्या है, बीजी ये तो आर है ना, रेडियस, और रेडियस कितना है 20। ठीक है, तो इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब जरा देखना, जैसे ये √3x/2 माइनस 20 है, तो √3x/2 ये एक्ट करेगा ए की तरह, और 20 एक्ट करेगा बी की तरह। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये एक्सपेंड कर दूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर क्या होगा बेटा, देखिए √3x/2 का स्क्वायर
ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 20 का स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा 2 इंटू √3x अपॉन 2a b कितना है 20 इज इक्वल टू ओ सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 भी तो है प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और इधर 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400। ये ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। कौन सा वाला बेटा? ये वाला। ये मैंने करा ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ आइडेंटिटी लगाई ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा दिया। अच्छा ध्यान रखिएगा कि ये सब कुछ मैं कर किस लिए रहा हूँ, मुझे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है और स्ट्रिंग की लेंथ क्या है x, तो मुझे x कैलकुलेट करना है। अब आप ये देखो ये जो पूरी इक्वेशन बन गई, इस पूरी इक्वेशन में अननोन तो केवल x ही है, तो अब x हम निकाल सकते हैं आराम से। √3x अपॉन 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, देखिए √3 का स्क्वायर हो गया 3, ठीक है, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस यहाँ पर देखिए इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 20 √3x माइनस 20 √3x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और वो जो इज इक्वल टू 400 था उसको इधर ले आओ, तो माइनस 400 इज इक्वल टू 0, माइनस 400 और प्लस 400 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 क्या हो जाएगा, ऐसे ही बता दो। 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस 1x स्क्वायर बाई 4 क्या हो गया 4x स्क्वायर बाई 4, मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और क्या टर्म बची यहाँ पर माइनस 20 √3x माइनस 20 √3x इज इक्वल टू 0। यहाँ तक सभी को क्लियर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 20 √3x है। अब हम क्या करेंगे, अब हम x कॉमन ले लेंगे, मैंने यहाँ से x ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में इधर x बचा माइनस 20 √3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये जो कॉमन लेना है, इस कॉमन लेने का मतलब क्या है कि ये जो x है ना, ये x माइनस 20 √3 इस पूरे के पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ गए। अच्छा, तो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब आइदर x विल बी इक्वल टू 0। भाई दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उन दोनों में से कोई ना कोई एक टर्म 0 होगी। फॉर एग्जाम्पल 0 इंटू 2 तो 0 ही होता है, क्यों है, क्योंकि 0 और 2 ये दो टर्म्स हैं, इनमें से एक 0 है ना, एक 0 है, तो 0 को किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। तो दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई होकर 0 आ रही हैं, तो उसका मतलब ये है कि उन दोनों में से कोई एक टर्म जरूर 0 होगा। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जब भी कभी इस तरीके का कोई टर्म आता है, तो हम इसलिए कह देते हैं कि x इज इक्वल टू 0, और ये जो ब्रैकेट है x माइनस 20 √3 इज इक्वल टू 0। तो या तो x 0 के बराबर है या x माइनस 20 √3 0 के बराबर है, ठीक है। अच्छा बताओ क्या x 0 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर x 0 के बराबर हो गया तो ये ट्राइंगल बनेगा ही कैसे, ट्राइंगल की साइड ही तो है x के बराबर, है ना। तो अगर ट्राइंगल की साइड ही 0 हो गई तो ट्राइंगल ही नहीं बन पाएगा, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 को तो आप छोड़ दीजिए, ये वाला ब्रैकेट ही 0 के बराबर होगा। तो यहां से मैं ये कहूंगा कि x माइनस 20 √3 इज इक्वल टू 0 है, माइनस 20 √3 को उधर ले जाओ, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन पर मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें सर्कल्स में ये क्वेश्चन ना आता हो। अंकुर, सैयद और डेविड वाला है, और एक है इशिता, निशा और रेशमा वाला क्वेश्चन, वो भी ऐसा ही है। हाँ क्या क्या क्या, नहीं नहीं, वो मेंशन आपको करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होगा सेंट्रॉइड होता क्या, इस वजह से बताया, ठीक है ना। तो ये तीन क्वेश्चन बहुत डराते हैं, अंकुर, सैयद, डेविड, इशिता, रेशमा और निशा वाला।
ठीक, ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के आप देखेंगे एक एक्सरसाइज में दे रखे हैं, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर। सभी को क्लियर, सभी को क्लियर है क्वेश्चन, बताइए, समझ गए? चलिए जी भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, पार्थ, आन्या, देवांश, जानवी, Yes, sir. उमेर, Yes, विदित, यस clear? सर। यस सर क्लियर है। चलिए ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हमने टोटल जो थ्योरम्स हैं कितनी करी थी, 7। थ्योरम नंबर 8 लिखो, बता दो, देख तो लो एक बार, कितनी करी थी, 7 ही करी थी, कोई बात नहीं, वो भी देख लेगा एक बार। लेफ्टी है, और कौन कौन लेफ्टी है, तुम भी हो, अच्छा, और कौन है लेफ्टी, तुम भी लेफ्टी हो, 1 2 3, ये पार्थ त्यागी भी शायद लेफ्टी है, बहुत सारे लेफ्टी इकट्ठे होते हैं। मैंने शुरुआत में ना 2-3 चेयर्स बनवाई थी, इसमें क्या था कि ये जो लिखने वाला हिस्सा है ना, जिस पर रखकर आप लिखते हो, ये मूवेबल था। 2 साल पहले बच्चे लड़ते रहते थे, इस पर मैं बैठूंगा, इस पर मैं बैठूंगा, तो उसमें क्या होता था, वो एक बार इधर को घूम जाता था, एक बार इधर को घूम जाता था, वो घूमने घूमने के चक्कर में उन्होंने सब तोड़ दिया, तब से यही चेयर बची हुई। फिर 2 साल से लॉकडाउन हो गया, नई चेयर ही नहीं ले पाया। जब भी सोचता हूँ कि लेना है, सब कुछ बंद हो जाता है। फिर से लग रहा है कहीं और 1-1.5 महीने में सब कुछ बंद ना हो जाए। देख रहे होंगे ना आजकल न्यूज में, 36 कंट्रीज में फैल चुका है, पता होगा, बस हम लोग बच जाएं। अभी तो सैटरडे संडे आ रहा है ना, तो सैटरडे संडे में ऐसा लगता है कि कोरोना है ही नहीं। और ये जो पीछे, ये केडब्ल्यू से कौन कौन आता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो केडब्ल्यू वालों को तो खास तौर पर पता होगा, तुम्हारी वाली जो लेन है पीछे वाली, वहां पर तो गोलगप्पे, टिक्की, चिली पटाटो, पता नहीं क्या क्या, वहां पर इतनी भीड़ लगी रहती है सैटरडे संडे वाले दिन, और किसी के मुंह पर मास्क नहीं होता, सब अपना ऐसे ही। चलिए जी, थ्योरम नंबर 8 नोट करें। थ्योरम नंबर 8 है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। हमने ये तो देखा ही नहीं है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं कौन से, अभी बताता हूँ। equal chords of congruent circles, equal chords of congruent circles are equidistant from the corresponding centers, are equidistant from the equal chords of congruent circles are equidistant from the corresponding centers। ये जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, सर्कल्स में देखिए कोई बहुत ज्यादा डायमेंशंस तो होती नहीं, सर्कल में तो एक ही चीज होती है ले देकर, रेडियस, ठीक है। अगर कोई 2 सर्कल ऐसे हैं जिनका रेडियस सेम है, तो हम बोल देंगे दोनों के दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, बस। तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, अगर कोई 2 सेम सर्कल हैं, मतलब जिनका रेडियस सेम है, अगर कोई 2 ऐसे सर्कल हैं, तो एक कॉर्ड एक में बन रही है और दूसरे में दूसरी कॉर्ड बन रही है, अगर वो कॉर्ड भी इक्वल है, तो दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम देयर कोरस्पॉन्डिंग सेंटर्स। देखिए, एक सर्कल तो ये हो गया, इसका सेंटर O, एक सर्कल ये हो गया, इसका सेंटर आपने मान लिया O डैश,
रेडियस दोनों का सेम, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। इसकी कॉर्ड हो गई ए बी और इसकी कॉर्ड क्या हो गई सी डी। तो प्रूफ में लिखिएगा अच्छा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ऐसे इसको बोल दो P, और इस वाले सर्कल में भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इसको बोल दो Q। ठीक है। टू प्रूव OP, to prove OP is equal to OQ, to prove OP is equal to OQ, let let there be two congruent circles with centers O and O dash as shown, O and O dash as shown। congruent circles का मतलब क्या है, दोनों का रेडियस सेम होगा, तो इसका रेडियस भी बेटा R हो गया और इसका रेडियस भी R हो गया। ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे गिवन, सॉरी यहाँ पर ये लिखो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। उन्होंने क्या बोला है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। मतलब कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब क्या है कि दो सर्कल दे रखे हैं, दोनों का रेडियस सेम है, तो इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। और इक्वल कॉर्ड्स का मतलब क्या है कि इसमें जो कॉर्ड बन रही है ए बी और इसमें जो कॉर्ड बन रही है सी डी, ये दोनों भी इक्वल गिवन है। जब ए बी और सी डी इक्वल है तो इसका मतलब अगर मैंने इधर हाफ मल्टीप्लाई कर दिया और इधर हाफ मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ठीक है। और ए बी का हाफ क्या हो जाएगा एपी, और सी डी का हाफ क्या हो जाएगा सी क्यू। रीजन क्या है, लिखिएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, perpendicular from the center of a circle, perpendicular from the center of a circle bisects the chord, perpendicular from the center of a circle bisects the chord। ठीक है जी, ओके। अब इसके बाद इसके बाद मैं कहूंगा इन ट्राइंगल ओपीए, इन ट्राइंगल OPA and triangle O dash QC, O dash QC, in triangle OPA and triangle O dash QC, angle OPA is equal to angle O dash QC is equal to 90 डिग्री। दोनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। OPA is equal to O dash QC। उसके बाद ये जो AP है ये CQ के इक्वल है, यहाँ पर लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। हम देख चुके हैं कि AP CQ के इक्वल है। ठीक है, तो AP is equal to CQ, रीजन में लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1।
AP इज इक्वल टू CQ फ्रॉम इक्वेशन 1। उसके बाद देखिएगा कि OA इज इक्वल टू O', OA is equal to O', both equal to R। बताइए भाई कौन सा क्राइटेरिया होगा? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, RHS, ठीक है, RHS होगा। याद रखिएगा कैसे, यहाँ पर दो एंगल तो 90 डिग्री के आ रहे हैं जो इक्वल है, यानी कि राइट एंगल, और राइट एंगल के सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड इसमें भी और राइट एंगल के सामने वाली साइड इसमें भी, दोनों ही आर आर के इक्वल है, तो दोनों इक्वल हो गए। राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है, और उसके अलावा कोई एक साइड, तो उसके अलावा कोई एक साइड AP और CQ, तो RHS हो गया। ठीक है, तो बाई RHS congruence by RHS congruence criteria, triangle OPA मतलब is congruent to triangle O'QC। और जब ये हो गया, ठीक, तो अच्छा ये OP इज इक्वल टू OQ गलत मैंने लिखा है, O', लिखे यहाँ पर। तो जब ये हो गया तो यहाँ से मैं क्या कहूंगा कि पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है OP, और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है O', मेरे काम की तो चीज बस यही है। उसके आगे मैं जानता हूँ PA इज इक्वल टू QC हो जाएगा, और पहला तीसरा अल्फाबेट OA, पहला तीसरा अल्फाबेट O', वो भी इक्वल हो जाएगा, वो हमारे काम का है नहीं। तो OP इज इक्वल टू O', बाई CP CT, और यही चीज मेरे को प्रूव करनी थी। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम देयर कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर्स। समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये थी हमारी थ्योरम नंबर 8। अगली देखेंगे थ्योरम 9। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि जो थ्योरम्स हैं, तो थ्योरम्स ना पेयर में चलेंगी। अगर ये थ्योरम नंबर 8 हमने देखी है, तो थ्योरम नंबर 9 इसी से रिलेटेड होगी। जो चीज इसमें दे रखी है वो वहां प्रूव करनी होगी, जो यहाँ प्रूव करनी है वो वहां पर दे रखी होगी। तो जरा देखिए थ्योरम नंबर 9 नोट करें। थ्योरम 9 में लिखिएगा कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स chords of congruent circles which are equidistant from the corresponding centers, which are equidistant from the corresponding chords of congruent circles which are equidistant from the corresponding centers are equal, are equal। चलिए जी, कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या दे रखा है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल वहां पर भी दे रखे थे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल यहाँ पर भी है। विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर्स, पहले से ही दे रखा है। जो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से इक्वल दूरी पर है, इक्विडिस्टेंट है, ये पहले से ही दे रखा है। कॉर्ड्स दे रखा है, इक्वल कॉर्ड्स नहीं दे रखा। लास्ट में लिखा है आर इक्वल, यानी कि कॉर्ड्स को ही इक्वल प्रूव करना है। कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर्स आर इक्वल, मतलब ये जो कॉर्ड्स हैं ये इक्वल होंगी, ये चीज मुझे प्रूव करनी है यहाँ पर। समझ में आ गया? स्टेटमेंट क्लियर है? तो इसका ठीक उल्टा है, विच आर
इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग सेंटर्स, यानी कि ये ओपी और ओ डैश क्यू इस बार मेरे को इक्वल दे रखा है, ठीक है। और मुझे प्रूव करना है कि ये कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी ये इक्वल होंगी, ये प्रूव करना है। एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, इसका सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ डैश, इसकी कॉर्ड ए बी और इसकी कॉर्ड सी डी। ए बी और सी डी। अच्छा, अब इस यहां से परपेंडिकुलर डालें, जब भी डिस्टेंस निकालते हैं सेंटर से कॉर्ड का तो वो परपेंडिकुलर लेंथ ही ली जाती है। तो ये हो गया ओपी और ये क्या हो गया ओ डैश क्यू। ये क्या है कि क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो इसका मतलब उनका रेडियस इक्वल होगा। अरे आप सभी लोगों के स्कूल की छुट्टी है क्या कल? सभी की? किसी को जाना तो नहीं है? किस टाइम फ्री हो जाएंगे? कौन सा स्कूल है तुम्हारा? केडीपी? 2:30 बजे फ्री हो गए? पक्का? एग्जाम है ना कल? और किस टाइम शुरू है? मुझे लग रहा है शायद क्लास नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद में आपका 9 बजे पेपर है ना, तो 9 बजे आपका पेपर है। केडीबी वाले स्टूडेंट ने बताया था कल उसका भी एग्जाम है। 10:30 बजे आप लोगों को फ्री कर दें, क्योंकि 11 बजे से तो बोर्ड के बच्चों की एंट्री शुरू है और बड़ा पेपर है कल बोर्ड का, मैथ्स का एग्जाम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की शायद 10:30 बजे छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि रूम्स अवेलेबल नहीं होंगे इसलिए। अच्छा, अगर हम सोचे कि 2 बजे भी छुट्टी होती है तो मैं 3 बजे का रख लूँ कल टाइम, 3 से 4। फिर 3 बजे तक तो सैटरडे वाले दिन सोकर उठ ही जाते होंगे हर कोई। बताओ, आ जाओगे? चलो ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अच्छा सुनो, ऐसा भी हो सकता है एक ना विंडो खाली रखना। विंडो मतलब हो सकता है 2 से 3 रख लूँ टाइम, हो सकता है 3 से 4। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बता देना मुझे कॉल करके या मैसेज करके। जल्दी फ्री हो जाओ तो थोड़ा जल्दी रख लेंगे, 2 बजे का टाइम रख लेंगे, ठीक है। तो वैसे भी क्लास ले ही नहीं पाओगे, है ना। लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल हो तो ऑनलाइन ले लेना, ठीक है ना। तो आप तैयार है ना? या तो 2 से 3 रखूंगा या 3 से 4 रखूंगा, फिर शाम को फ्री हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, परसों भी आपकी क्लास लूंगा। तो परसों जो क्लास होगी उसमें आप लोगों को ये थ्योरम सबको प्रिपेयर करके आनी है। आपका सरप्राइजिंगली एक टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब वो खैर सरप्राइज तो मैंने खत्म कर दिया, ठीक, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि टेस्ट हो सकता है। तो कौन सी थ्योरम कर रहे हैं हम? थ्योरम नंबर 9। तो पहले ही पेपर भी आउट कर दिया है, बता दिया है कि ये जो 9 थ्योरम है इनमें से ही कोई एक थ्योरम या 2 थ्योरम या 3 थ्योरम आपसे पूछूंगा, ठीक है। सब्जेक्टिव होगा इस बार, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, पूरा पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो नहीं कर पाएंगे वो कोई बात नहीं। एक्चुअली मैंने एक्चुअली ट्यूसडे का ऑफ रखा था, तो मैं संडे को तो क्लास लूंगा ही लूंगा। तो मंडे का ही तो है ना। मंडे को एसएसटी है, फिर ट्यूसडे को कौन सा है? तो ट्यूसडे को ले सकते हैं, मंडे को टेस्ट ले लें। मंडे को 7 से 8 ही हो जाएगा, ठीक है। और संडे का क्या टाइम रहेगा ये कल डिस्कस कर लेंगे, क्या हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो गए। अब यहाँ पर गिवन क्या है? ये ऑनलाइन वाले बच्चों की तरफ से कुछ आवाज आई नहीं, सबको सुनाई दे गया ना? पार्थ, यस अनु, सर। Yes, sir. जानवी, विधि, टिया,
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। तो इसमें गिवन क्या है, इसमें दे रखा है कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर्स। तो पहले से ही दे रखा है कि बराबर दूरी पर है, यानी कि ओपी और ओक्यू ओ डैश क्यू इक्वल दे रखा है। ओपी इज इक्वल टू ओ डैश क्यू। और आप ये देखिए, यहाँ पर ये चीज मेरे को प्रूव करनी थी, लेकिन यहाँ पर ये चीज मेरे को दे रखी है। ये हो गया। टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, इन ट्राइंगल OPA and triangle O dash QC, in triangle OPA and triangle O dash QC, OP is equal to O dash Q, given OP is equal to O dash Q given, और एंगल OPA is equal to एंगल O dash QC, दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं, और OA is equal to O dash C, दोनों ही रेडियस है, दोनों आर के इक्वल है। कौन सा क्राइटेरिया होगा बताओगे? RHS। ठीक है, अब क्या है कि राइट एंगल तो है ही, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज वो भी इक्वल है, और उसके अलावा एक साइड, पिछली बार ये वाली साइड थी, इस बार ये वाली साइड इक्वल है। तो क्या हो गया? RHS ही तो हुआ। ठीक है, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंस by RHS congruence criteria, triangle OPA is equal to is congruent to triangle O dash QC. Triangle OPA is congruent to triangle O dash QC. देखिएगा, यहां मेरे पास हो गया। फिर CPCT करेंगे तो पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है? OP, और इसका पहला दूसरा अल्फाबेट O डैश Q, सेमीकोलन। इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट है PA, और इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट है QC, सेमीकोलन। इसका पहला तीसरा अल्फाबेट है OA, और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट है O डैश C। O डैश C रीजन में लिख देना भाई CPCT। तो PA इज इक्वल टू QC। ठीक है, मतलब AP इज इक्वल टू CQ भी बोल सकते हो। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो तो ट्वाइस ऑफ AP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CQ, और AP का ट्वाइस क्या हो जाएगा? AP का ट्वाइस हो जाएगा AB, और CQ का ट्वाइस हो जाएगा CD। रीजन में लिखेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल to a chord bisects the chord। ठीक है, इस वजह से AB इज इक्वल टू CD हो गया। यही चीज प्रूव करनी थी, समझ गए? ठीक है जी, तो टोटल 9 थ्योरम्स हुई। ये 9 थ्योरम्स आप लोग ध्यान रखना। आप मेरे को कल का टाइम बता देना, स्कूल से कब फ्री हो जाओगे। तो टाइमिंग या तो 2 से 3 या फिर 3 से 4 कल रखेंगे। ठीक है, चलिए, ओके। Thank you.